नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया बोल रहा है अब नए तेवर में आपके सामने है। सत्ता के गलियारों से लेकर आपके घर तक को असर करने वाली खबरें बहुत हैं, लेकिन हम आपको वो खबरें दिखाएंगे जो सीधे आपसे जोड़ती हैं, आपसे कनेक्ट होती हैं, जिसमें आपकी रुचि होती है, आपकी दिलचस्पी होती है, जिस खबर को आप जानना चाहते हैं, बिना किसी शोर शराबे के देश और दुनिया की वो हकीकत जो आपके लिए जरूरी है। तो तैयार हो जाइए और देखिए इंडिया बोल रहा है। बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। इंडिया बोल रहा है में पहली खबर में बात करेंगे कांग्रेस में राहुल के काल की। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस में राहुलवादी का वर्चस्व से कई नेता कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं। इस साल असम में, बंगाल में, केरल, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह परेशानी बनती जा रही है। कई दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। जो कांग्रेस सालों तक सत्ता पर काबिज रही, उसकी स्थिति अब ऐसी क्यों है? क्यों एक भी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, यहां तक कि पंचायत चुनाव में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही? इसके पीछे की वजह क्या है? राहुल से आखिर नेताओं की नाराजगी क्या है? खबर क्या है? कहां कहां इंपैक्ट है? कांग्रेस पार्टी को कहां कहां इस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? डिटेल से आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन 27 की। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। बहुत मशहूर कहावत है सियासत में, दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और अब यूपी योगी राज में बीजेपी का एक अभेद्य किला है, और इस किले को और मजबूती देने के लिए मोहन भागवत सीएम योगी की मुलाकात हुई है। मोहन भागवत लगातार बैठकें कर रहे हैं यूपी में। किन मुद्दों पर बात हो रही है? 27 को लेकर क्या प्लान बन रहा है? विपक्ष को कैसे टैकल किया जाएगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे डेंट को कैसे कवर अप किया जाएगा? क्या है इनसाइड स्टोरी, और क्या है इनसाइड स्टोरी भागवत और सीएम योगी की मुलाकात की? यह भी जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी खबर में बात होगी मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम हथौड़े की। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपने तेवर तल्ख कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइनें कही हैं वो नजीर हैं, और वो इस देश के लिए बहुत जरूरी है, इस देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। फ्री रेवड़ी कल्चर, यानी कि फ्रीबीज, जो सरकार फ्री में सामान या फिर फ्री में रुपए पैसे देती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और साफ साफ कहा है कि लोगों को रोजगार दीजिए, अपने लिए भोजन की व्यवस्था वो खुद कर लेंगे। यह बहुत बड़ी लाइन है, और उन सरकारों को झटका है जो फ्रीबीज के जरिए चुनावी समर में और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी? मुफ्त की रेवड़ी से अर्थव्यवस्था पर कितना इंपैक्ट होता है, और क्यों 70 सालों से चुनाव में चल रही इस प्रथा पर अब तक ताला नहीं लगा? जानेंगे इस खबर को डिटेल से। चौथी खबर में बात होगी दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की। मंच पर दुनिया के दिग्गजों का मेला लगा हुआ है। भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। दुनिया इसकी ताकत देख रही है। ऐसा है जैसे भारत विश्वगुरु बनकर उभर रहा हो। G20 के बाद भारत में यह सबसे बड़ा समिट है इंटरनेशनल। इस समिट से भारत को क्या फायदा होगा? भारत ने क्या दमखम दिखाया, और कैसे एआई की दुनिया में क्रांति की बात कही जा रही है? डिटेल आपके सामने रखेंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे अमेरिका ईरान तनाव की। दावा किया जा रहा है कि वीकेंड में वर्ल्ड वॉर संभव है। ईरान युद्धाभ्यास के जरिए शक्ति प्रदर्शन करके अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। अमेरिका भी चुपचाप नहीं है। अमेरिका भी जंगी तैयारी में लगा हुआ है, और ईरान को जवाब देने के लिए युद्धपोतों की तैयारी बढ़ा रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जंग का आगाज कभी भी हो सकता है। तो क्या ईरान अमेरिका में इस बार वीकेंड वॉर है? जानेंगे इस खबर को भी, पूरी इनसाइड स्टोरी। हिंदू धर्म में माना जाता है कि राहु की अच्छी नजर जिस पर पड़ जाए उसे तारने से कोई नहीं रोक सकता, और जिस पर राहु की बुरी नजर पड़ जाए उसे बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो क्या कांग्रेस पर राहु की बुरी नजर है? बीते कुछ सालों से कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से है, उसे ऐसा लगता है कांग्रेस को किसी की नजर लग गई है। हर चुनाव में कांग्रेस जोर शोर से तैयारी करती है, लेकिन इसी बीच कांग्रेसी नेता या फिर राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे चुनाव भी पलट जाता है। कांग्रेस पर राहु की नजर हो ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस का राहुल काल तो चल ही रहा है। राहुल काल को लेकर कांग्रेस में काफी लंबे वक्त से कलेश भी है। कांग्रेस पे राहुलवादी वर्चस्व से
बहुत सारे नेता आहत नजर आते हैं। इस साल असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह इन चुनावों से बड़ी चुनौती है। ताजा मामला असम का है। विधानसभा चुनाव से पहले असम की कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पाला बदल लिया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र बोरा का साथ उन्हें मिलने वाला है। भूपेंद्र बोरा जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो क्या यह कांग्रेस के लिए झटके की बात होनी चाहिए? इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि आखिर भूपेंद्र बोरा कौन है। भूपेंद्र बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सीएम हेमंत के मुताबिक बोरा बीजेपी में शामिल होंगे। 2021 से 25 तक असम कांग्रेस प्रदेश कमेटी के चीफ रहे। बिपुरिया सीट से 2 बार विधायक का चुनाव जीते हैं। भूपेंद्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हिस्सा रहे। भूपेंद्र बोरा एआईसीसी के सचिव का पद भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस के कामकाज से असंतोष होकर इस्तीफा दिया, यह दावा किया जा रहा है। भूपेंद्र बोरा 2006 से 2016 तक विधायक रहे। उनके कार्यों के लिए उन्हें बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला था। अब इसको लेकर भूपेंद्र बोरा और हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान क्या आया है, उन्होंने क्या कहा है, यह आपको सुनवाते हैं। अनाउंस कर दिया एक दूसरा आदमी का नाम कांग्रेस टिकट, जो आदमी कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर ही नहीं था। तो मेरा अलायंस पार्टनर ने सवाल उठाया, आउट ऑफ 5 असेंबली सीट यू कैन नॉट गिव अस 1 सीट, हाउ विल डिपेंड ऑन यू इन 2026 when we will have to discuss with you about 126 सीट। तो मैं मोरल ग्राउंड में ठीक है, मैं फेल हुआ तो मैं रिजाइन कर दिया। Actually, they are immature. They should have addressed the region. Rahul will speak, people will change decision. So if there is a genuine Congress leader, he will feel pain that this party is actually not fighting to win election. I have gone through the same pain. The day when I went to join BJP, that point of time, I also got those kind of call. भूपेंद्र बोरा का कहना है कि जिसे लोग जानते ही नहीं, जिसे कभी लोगों ने देखा ही नहीं, उनको टिकट मिल गया। तो कांग्रेस के अंदर का भूचाल आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले कांग्रेस के 3 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। असम कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए प्रियंका गांधी असम पहुंची हैं और पार्टी नेताओं से बात करेंगी। कांग्रेस में एक और किरदार से रूबरू करवाते हैं, वो है मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर ने पार्टी नेतृत्व पर तीखा हमला किया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैं गांधीयन और राजीवियन हूं, लेकिन राहुलियन नहीं हूं। राहुल गांधी राजनीतिक जीवन में मुझसे बहुत दूर हैं। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को तानाशाही में बदला। जाहिर है इस बयान के बाद आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। मणिशंकर अय्यर का बयान भी आपको सुनाते हैं। Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. Mr. Rahul. मणिशंकर अय्यर भी खुद को दरकिनार किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर भी मणिशंकर अय्यर ने निशाना साधा। अय्यर ने राहुल के अलावा थरूर समेत कई नेताओं पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि शशि थरूर विदेश मंत्री बनना चाहते हैं। जयराम रमेश को अपनी नौकरी बचानी है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की कठपुतली हैं। ये आरोप इतने गंभीर हैं जिससे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को घबराहट हो सकती है या आहत हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई रिएक्शन आया नहीं है। थोड़े दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला था। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि राहुल से मिलने में वर्षों लग जाते हैं। राहुल की मनमानी और कांग्रेस में कलह के कारण नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इन दिनों वो बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सिद्धू फैमिली की बीजेपी में री एंट्री हो सकती है।
Yeah, probably it's been gifted to him. He has not worked his way through the lower steps to actually be on the lower ground. You know, I think it's very important to be grounded. What's happening at ground zero is very, very important for anyone. So you have to be in touch with the ground reality to know. You can't be living in a dream world. वैसे ये कहानी सिर्फ असम की है या फिर पंजाब की है ऐसा नहीं है। लगभग सारे राज्यों में कहानी कमोबेश यही है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह, चुनावी राज्यों में कांग्रेस की हार और उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर की शुरुआत। अब कर्नाटक को ही ले लीजिए। कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच का टकराव थमा नहीं है। अंदर खाने बगावत की खबर मिलती रहती है। केरल कांग्रेस में भी खींचतान की खबर है। पश्चिम बंगाल, जहां पर कांग्रेस का एक अच्छा आधार हुआ करता था कभी, लेकिन कांग्रेस ने हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को हटाकर एक नया अध्यक्ष बना दिया, जिनका नाम है शुभंकर सरकार। अधीर रंजन चौधरी सेंटर में हाल के दिनों में बड़ी भूमिका में रहे। कुछ सालों पहले तक उनको आप हमेशा सुनते रहे होंगे पार्लियामेंट में। और वो अधीर रंजन चौधरी जो है ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत मुखर रहे हैं। वाम दलों के साथ मिलकर तृणमूल से लड़ते रहे, मगर इस बार कांग्रेस ने तय किया है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। वैसे भी कांग्रेस के लिए वहां खोने और पाने के लिए कुछ भी, पाने के लिए तो बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास एक भी विधायक नहीं है। सबको मालूम है कि हरियाणा में क्या हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के टकराव में पार्टी का क्या हाल हुआ। यही हाल छत्तीसगढ़ में भी रहा, जहां भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को एक दूसरे के आमने सामने देखा गया। राजस्थान में गहलोत और पायलट की जंग जो है वो भी हमने देखी राजस्थान के इलेक्शंस में, और उसके रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट भी हुआ। और रिजल्ट क्या है आपको पता है। हाल ही में बिहार के नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक बता दिया और कहा कि राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी ही असली कमान संभालते हैं। फिर वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक डरपोक और असुरक्षित नेता है। वो कांग्रेस के भीतर मजबूत और प्रभावशाली नेताओं को पसंद नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के अध्यक्ष हैं, जबकि पर्दे के पीछे से सारे फैसले राहुल लेते हैं। राहुल गांधी केवल उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं जो उन्हें बॉस वाली फीलिंग दें, और अगर किसी पर्टिकुलर लीडर से उन्हें बॉस वाली फीलिंग नहीं आती है, जो उन्हें बॉस फील नहीं कराते हैं, वो उनसे किनारा कर लेते हैं। इन सब का खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कांग्रेस कई प्रदेशों में हार का सामना कर चुकी है। साफ है कि कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है, अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो कांग्रेस की स्थिति और गड़बड़ाएगी। अब कांग्रेस इसे कैसे कवर अप करती है, कांग्रेस प्रदेश इकाई को कैसे मजबूत किया जाता है, राहुल गांधी इसमें कितनी पॉजिटिव भूमिका निभाते हैं, या फिर राहुल पर जो आरोप लग रहे हैं वो अगर सच होते हैं, तो फिर कांग्रेस के भविष्य को देखना बहुत जरूरी होगा और इस पर नजर हमारी रहेगी। ये खबर हम आपको आगे भी डिटेल से देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बोल रहा है में अगली खबर आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां की कुर्सी केंद्र की कुर्सी तक पहुंचाने की ताकत रखती है। लखनऊ की शाम उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र, लेकिन बुधवार के इस शाम को सरगर्मी विधानसभा में नहीं बल्कि निराला नगर के स्कूल में थी। सरस्वती शिशु मंदिर, वो जगह जहां से विचारधारा के बीज बोए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला यहां रुकता है। भीतर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद होते हैं। 40 मिनट की मुलाकात होती है। बताया जाता है यह भेंट शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में खबर बहुत तेजी से निकलती है कि 27 के महासंग्राम की यह पहली अनौपचारिक बिसात थी। तो योगी आदित्यनाथ मिशन 2027 में जुट गए हैं और साथ उनके आ गए हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत।
सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले की काट को ढूंढना है, स्पेशली तब जब 2024 के नतीजे प्रदेश में बीजेपी के फेवर में नहीं रहे। बीजेपी और संघ अब हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने की तैयारी में है, ताकि हिंदू जातियों में ना बंटे, हिंदू अलग अलग कुनबों में वोट बैंक में ना बंट जाए, बिखर ना जाए। खबर है कि चुनाव से पहले संघ के करीब 2 लाख स्वयंसेवक जमीन पर उतरेंगे। ये कार्यकर्ता हर बूथ पर सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे और घर वापसी और घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जनता को जागरूक भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि 2024 में जो हुआ, अगर विपक्ष उसे रिपीट करने में कामयाब हो जाता है तो 27 का मामला गड़बड़ा सकता है। क्या हुआ था 2024 के आम चुनाव में? 2024 के लोकसभा नतीजों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आत्ममंथन करने पर मजबूर किया। जहां 2017 और 2022 में बीजेपी अजेय लग रही थी, वहीं सपा कांग्रेस के गठबंधन ने राम मंदिर निर्माण के बावजूद 2024 में ऐसी चुनौती पेश की जिससे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के पेशानी पर बल आ गया। संघ और सरकार के बीच समन्वय की कमी की चर्चा गलियारों में थी। ऐसे में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ अभी से एक मैसेज देना चाहते हैं कि 27 के चुनाव में ऐसी कोई बात ही नहीं। 40 मिनट की यह मुलाकात और यह संकेत कि डैमेज कंट्रोल का समय खत्म हो चुका है। मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट रेडी किया जा चुका है। अब आपको बताते हैं कि 2017-2022 में बीजेपी और विपक्षी दलों का प्रदर्शन कैसा रहा। साथ ही लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटों पर बीजेपी को कितना नुकसान हुआ। 2017 पर नजर डालिए, जहां से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। कुल सीटें 403। बीजेपी ने 312 सीटों को जीतने में कामयाबी हासिल की। समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें और बीएसपी के खाते में 19 सीटें। यानी बीजेपी की लहर में पूरा विपक्ष साफ हो गया 2017 के इलेक्शंस में, जबकि 2017 तक अखिलेश यादव सीएम थे। 2022 के चुनाव परिणाम, कुल सीटें 403। बीजेपी ने 255 सीटों को जीतने में कामयाबी हासिल की। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी ने थोड़ी ताकत रिकवर की, लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाई। विपक्ष धराशायी हो गया। अब आ जाइए असली मुद्दे पर, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम स्टेट वाइज लोकसभा सीटों के लिहाज से। यह वो दौर था जब राम मंदिर निर्माण पूरा हो चुका था। पूरे प्रदेश में राम नाम की गूंज थी। बड़े बड़े एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल अनुमान लगा रहे थे कि बीजेपी 75, 76, 72, 73, 74 तक जा सकती है। नतीजों ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली 80 में से, बीजेपी 33, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें चली गई, आरएलडी के खाते में 2। इस रिजल्ट ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया और विपक्ष को उत्साहित कर दिया। विपक्ष ने माना कि 2024 के लोकसभा में पीडीए का उसका फॉर्मूला सफल रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी कार्यशैली है, बुलडोजर मॉडल और कानून व्यवस्था। संघ चाहता है कि इस मॉडल में सामाजिक समरसता का जरा तड़का भी लग जाए। मोहन भागवत का मैसेज क्लियर है, हिंदू समाज को जातियों में बंटने से रोकना होगा, उसके लिए जो भी फॉर्मूला लगाना पड़े, वरना 2027 की राह यूपी में कठिन हो सकती है। 40 मिनट की इस मुलाकात का असर आने वाले महीनों में कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव के रूप में भी दिख सकता है। सीएम योगी ने भागवत को यह भरोसा दिलाया कि प्रशासन की कमान उनके हाथ में है, लेकिन संघ के फीडबैक पर अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से काम होगा। और आप देखिए कि संघ कितनी जल्दी एक्टिव हो गया है। चुनाव से पहले अभी
लगभग 1 साल या 1 साल से कुछ ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। कब कब मुलाकात हुई है मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की हाल के दिनों में, जरा ये भी देख लीजिए। मोहन भागवत और सीएम योगी 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में मुलाकात हुई दोनों नेताओं की। साकेत निलयम में लगभग 90 मिनट की बैठक हुई। राजनीतिक चर्चा हुई, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। 16 जून 2024 को गोरखपुर में मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद यह मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर 20 अक्टूबर 2022 प्रयागराज में मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात हुई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक मुद्दों पर। तब सीएम ने मोहन भागवत को अयोध्या दीपोत्सव के लिए निमंत्रित किया था। राजनीति में कोई भी भेंट संयोगवश नहीं है। कोई भी मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात नहीं है। हर जगह रणनीति है और हर जगह एजेंडा है। 2027 का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है। यह 2029 के दिल्ली यानी कि केंद्र के चुनाव का लिटमस टेस्ट भी है। और इस टेस्ट के लिए संघ के आशीर्वाद के साथ योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन 27 के लिए कमर अभी से कस ली, जिसमें पहला हथियार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सुशासन का होगा और दूसरा विकास का और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर का। आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, जिसे देश भर के राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ गए। मैं तो बहुत खुश हूं इस वक्तव्य से या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से, और मुझे लगता है ये खबर आपको भी पसंद आएगी। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो इस खबर को बहुत ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या भारत एक आलसी राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या मुफ्त का राशन, मुफ्त बिजली और जेब में आने वाला सीधा कैश हमारे टैलेंट को, हमारे आने वाले जनरेशंस को, हमारे युवाओं को दीमक की तरह चाट रहा है? यह सवाल आज हर हिंदुस्तानी के मन में है, जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है। और अब इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सुप्रीम हथौड़ा चलाया जिससे राजनीतिक पार्टियों की नींव हिल गई। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली के बेंच ने राजनीतिक पार्टियों के रेवड़ी कल्चर पर सीधा प्रहार करते हुए कहा, अगर सरकार, ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट कोट अनकोट, अगर सरकार सुबह से शाम तक सब कुछ फ्री में बांटती रहेगी तो लोग क्या काम करेंगे और क्यों काम करेंगे? किसी भी देश की तरक्की उसकी जीडीपी से नहीं बल्कि वहां के युवाओं के हाथों को मिलने वाले काम से, रोजगार से तय होती। लेकिन आज हकीकत क्या है? नेता वोट के लिए घोषणाओं की फेहरिस्त लेकर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार को खैरात बांटने के बजाय रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब पेट मुफ्त की रोटी से भर दी जाती है तो हाथ काम की तलाश करना छोड़ देते हैं। मुफ्त की रेवड़ी पर, फ्रीबीज पर, फ्री कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया वो भी आपको बताते हैं। लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बनाने चाहिए, वो कमा सकें और अपनी इज्जत, आत्मसम्मान बना सकें। लोगों को सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा तो लोग काम क्यों करेंगे? क्या हम एक ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं? अचानक चुनाव के आसपास स्कीमों की बौछार क्यों की जाती है? समय आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, नेता फिर से सोचें। इस तरह के हालात देश के डेवलपमेंट पर रुकावट डालेंगे। एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? हम भारत में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? कल्याणकारी योजना के तहत लोगों को राहत दें। राहत उन लोगों को दें जो बिजली का बिल नहीं चुका सकते। जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं, उनको क्यों?
कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं है? सरकार का काम खैरात बांटना नहीं है, सरकार का काम अवसर पैदा करना होना चाहिए। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, फोकस रोजगार देने पर होना चाहिए। युवाओं को काम मिलेगा तो वो खुद अपना पेट भर सकते हैं। आज स्थिति है कि राज्यों में मजदूर तक नहीं मिल रहे, खेती और छोटे उद्योगों के लिए मजदूर तक नहीं मिल रहे। मुफ्त योजनाओं के कारण लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। चुनाव जीतने का सबसे आसान शॉर्टकट अब सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है। देश के पॉलिटिशियंस के लिए यह खबर बहुत बड़े झटके की तरह है, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं या मजबूर बना रहे हैं? क्या ये रेवड़ियां विकास का हिस्सा है या सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का एकमात्र जरिया? क्योंकि जो पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़कों, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, उद्योग पर खर्च होने चाहिए, वो सत्ता पाने के लिए रेवड़ियों पर बहाए जा रहे हैं। क्या हम विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? इस पूरे कल्चर की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल यह सब शुरू हुआ तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की याचिका पर। इस पूरे मामले की एबीसीडी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में टीएनपीडीसीएल की याचिका पर सुनवाई हुई। 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी गई। सभी को मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना का प्रस्ताव था। राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली देती है। हर 2 महीने में लगभग 100 यूनिट फ्री बिजली, बिना किसी शर्त के, यानी उपभोक्ता चाहे कितना भी खर्च करे, पहले 100 यूनिट के लिए कोई बिल नहीं देना होगा। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि तमिलनाडु की कंपनी ने मुफ्त बिजली देने का फैसला क्यों किया? बिजली दरों की घोषणा के बाद मुफ्त बिजली देने का फैसला क्यों है? यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2025 को कहा था कि लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के बजाय क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परिजीवियों की जमात नहीं खड़ा कर रहे हैं? वहीं 9 दिसंबर 2024 को भी केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने तब कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त में राशन बांटा जाएगा? सरकार रोजगार के अवसर पैदा क्यों नहीं कर पा रही? अब लगे हाथ जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। कई राज्य ऐसे हैं जो पहले ही लाखों करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां की सरकारें मुफ्त खोरी की रेस में सबसे आगे हैं। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर आरबीआई की रिपोर्ट में बार बार फिस्कल हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की गई है। जब बजट का 30% हिस्सा सिर्फ फ्रीबीज और कर्ज का ब्याज भरने में चला जाता है तो नए स्कूल कहां बनेंगे? नए अस्पताल कैसे बनेंगे? सड़कें कहां से ठीक होंगी? और यही विकास है तो फिर असली डेवलपमेंट क्या है? श्रीलंका का उदाहरण सबसे लेटेस्ट उदाहरण आप देख लीजिए, जहां लोक लुभावनवादों ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। वो आपको डिटेल के साथ दिखाते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने में किस राज्य की कितनी भागीदारी, यहां कहां कितनी मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बिजली से जुड़ी मुफ्त सब्सिडी योजनाएं। हर महीने लगभग 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 600 से 700,000 उपभोक्ता इससे लाभान्वित होते हैं। यह बात दिल्ली की है। अब पंजाब आ जाइए। प्रति घर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। झारखंड आ जाइए, प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। राजस्थान आ जाइए, चयनित परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। फिर आप हिमाचल प्रदेश आ जाइए, 125 यूनिट तक फ्री बिजली। बिहार आ जाइए, 125 यूनिट तक फ्री बिजली। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कृषि उद्योग में किसानों के लिए मुफ्त बिजली।
एक और डेटा आपके सामने रखते हैं। दिल्ली में क्या क्या है? महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा है, पानी मुफ्त है, कई चीजों में सब्सिडी है, स्थानीय योजनाओं में। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। मेधावी लड़कियों को स्कूटी मुफ्त में दी जा रही है। तमिलनाडु में महिलाओं को मासिक सहायता दी जाती है, सार्वजनिक परिवहन में अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी है। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद है। ये वो तस्वीरें हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखली कर रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर कर दी। जब सरकार 1 रुपया सड़क या फैक्ट्री बनाने पर खर्च करती है तो वह अर्थव्यवस्था में 2.5 रुपए की ग्रोथ पैदा करता है। लेकिन वही 1 रुपया जब रेवड़ी में जाता है तो वो मात्र 0.90 पैसे का योगदान करता है। यानी हर मुफ्त में बांटी गई चीज देश का आर्थिक नुकसान कर रही है। मुफ्तखोरी विकास दर को 3 तरह से खत्म करती है। कैसे? मुफ्त में राशन, कैश स्कीम के कारण सर्वाइवल आसान हो जाता है। उत्पादन की लागत बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बलि भी चढ़ाई जा रही है। बजट का एक बड़ा हिस्सा फ्रीबीज में जाता है। नए स्कूल, अस्पताल और हाईवेज के लिए पैसे नहीं बचते। बुनियादी ढांचा नहीं बनेगा तो नौकरियां कहां से आएंगी? टैक्स पेयर पर बोझ बढ़ता है। सारा पैसा, सारा घाटा भरने के लिए सरकार पेट्रोल, डीजल, जीएसटी बढ़ाती है। यानी आपकी जेब में एक तरफ से फ्री का पैसा डाला जाता है, दूसरी तरफ से अलग अलग स्कीमों के जरिए निकाल लिया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इशारा किया कि लोगों को बैसाखियां देने के बजाय अच्छा होगा कि लोगों को रोजगार युक्त किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। वो अपना पेट खुद पाल लेंगे अगर उनके पास पैसा होगा, रोजगार होगा। चुनाव आयोग को हर मुफ्त घोषणा का फाइनेंशियल ऑडिट करना अनिवार्य कर देना चाहिए। जनता को मुफ्त के जाल में फंसाने का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 1954 के दशक में तमिलनाडु के मिड डे मील से हुई थी, जो एक अच्छी पहल थी। लेकिन 2006 के चुनाव में जब वहां मुफ्त रंगीन टीवी का वायदा किया गया, तब से देश की राजनीति दिशा बदल गई। और तब से लेकर आज तक दक्षिण से लेकर उत्तर तक मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप, स्कूटी, बाइक, टीवी और पता नहीं क्या क्या, साड़ी, मोबाइल, कैश, वो भी डायरेक्ट खातों में। अब तो होड़ सी लग गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का चिंतित होना लाजमी है। लेकिन यहां इंडिया आज बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चिंतित होने से नहीं होगा, हम भारतीयों को भी चिंतित होना होगा। राजनेताओं का फ्री स्कीम्स वाला फॉर्मूला नया नहीं है, 70 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1954-1963 के बीच में मद्रास स्टेट के सीएम कामराज ने मुफ्त शिक्षा और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन जैसी स्कीम शुरू की, तो ठीक है काफी हद तक। 1967 में डीएमके संस्थापक सीएम अन्नादुरई ने तमिलनाडु में चुनाव में 1 रुपए में 4.5 किलो चावल देने का वायदा किया। फिर 1980 आते आते आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल योजना लागू कर दी। 1982 में एमजी रामचंद्रन ने तमिलनाडु में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन योजना शुरू की। फिर 1990 से गेम बदल गया जब तमिलनाडु में एआईएडीएम के नेता जे जयललिता ने मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, टीवी, वॉशिंग मशीन देने तक के वादे कर दिए। पंजाब में अकाली दल सरकार ने मुफ्त बिजली देना शुरू किया। 2006 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके ने वोटर्स को कलर टीवी देने का वादा किया था। 2015 में आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली और पानी के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता में आई। 2020 में दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा योजना लागू कर दी। 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मासिक सहायता देने की शुरुआत की। 2025 में बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 में घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना लागू की। लेकिन आप दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, मैं सिर्फ भारत की बात या किसी पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहा। मुफ्तखोरी ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। आज पंजाब, राजस्थान, केरल जैसे राज्यों पर कर्ज का बोझ उनके कुल उत्पादन के 30 से 45% तक ऊपर पहुंच गया है। आरबीआई के मुताबिक जब बजट का पैसा रेवड़ियों में जाता है तो सड़क, अस्पताल, स्कूल बनाने के लिए फंड नहीं बचता।
नतीजा विकास दर गिरती है और महंगाई बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज क्लियर है, खैरात बांटने के बजाय रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। याद रखिए, जो आपको आज फ्री लग रहा है उसकी कीमत बेशक आप ना चुकाएं, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी बेरोजगारी और भारी कर्ज के रूप में उसका कीमत चुकाएगी ही चुकाएगी। वो पैसा चुकाना ही पड़ेगा, वो कर्ज लौटाना ही पड़ेगा और वो देश के लिए नुकसानदायक होगा। इंडिया बोल रहा है में आगे बढ़ते हैं। अगली स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आज पूरी दुनिया एआई समिट में भारत की तरफ देख रही है। दिल्ली का भारत मंडपम आज केवल एक कंक्रीट की इमारत नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की आकांक्षाओं का जीवंत प्रतीक बन चुका है। फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट ने दुनिया को स्पष्ट मैसेज दिया है कि 21वीं सदी का डिजिटल पुनर्जागरण भारत की धरती से शुरू हो चुका है। जहां एक समय भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, आज वही भारत सॉफ्टवेयर और एआई की शक्ति से वैश्विक व्यवस्था को दिशा दे रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने तकनीक को केवल मशीन नहीं बल्कि मानवता के कल्याण का माध्यम बनाया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से आज दुनिया के अलग अलग देशों के दिग्गज यहां एक मंच पर इकट्ठा हुए, जिसमें सुंदर पिचाई से लेकर बड़े बड़े टेक और एआई दिग्गज। तस्वीरें आपने देखी, ये दिल्ली का भारत मंडपम है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश जंग की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमले की बात कर रहे हैं, परमाणु युद्ध के लिए होड़ कर रहे हैं, परमाणु बम के लिए होड़ कर रहे हैं, लेकिन भारत एआई समिट कर रहा है, मेगा एआई समिट। और भारत ने साबित कर दिया कि भारत अब एआई क्रांति का केवल हिस्सा नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी के विजन ने दुनिया के बड़े टेक दिग्गजों और राष्ट्राध्यक्षों को एक छत के नीचे ला दिया, जो भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का प्रमाण है। तस्वीरें खुद बोल रही हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डेरियो एमुदोई जैसे दिग्गजों के साथ हाथ उठाकर खड़े हुए, तो केवल एक फोटो आप नहीं था, यह भारतीय नेतृत्व पर वैश्विक भरोसे की मुहर थी। पीएम मोदी के एआई फॉर ऑल के मंत्र ने इन दिग्गजों को कायल कर दिया, जिसे भारत एआई का ग्लोबल हब बनकर उभरा है। इस समिट में पीएम मोदी ने अपना मानव विजन भी पेश किया, जो एआई के लिए एक ह्यूमन सेंट्रिक यानी कि मानव केंद्रित ढांचा है। भारत का मैसेज क्लियर है, तकनीक केवल विकास के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण और मानवता की खुशी के लिए होनी चाहिए। 110 से अधिक देशों और 20 राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति भारत की इस विचारधारा को वैश्विक स्वीकृति दे रही थी। भारत आज एआई सुपर पावर बनने की राह पर है और मोदी युग में विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये एआई समिट दिखाती है कैसे भारत अपनी युवा आबादी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर 47 तक विकसित भारत के सपने को लेकर चल रहा है और एआई युग में भारत की उड़ान दुनिया देख रही है। आज इस मेगा एआई समिट की अगर बात करें तो देखिए कौन कौन से बड़े मेहमान सामने आए। फिनलैंड प्रधानमंत्री पेटरी ऑपो, फ्रांस से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, हालांकि वो पहले से भारत के दौरे पर हैं। ग्रीस से प्रधानमंत्री आए वहां के, गयाना से उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव आए और कजाकिस्तान से प्रधानमंत्री ओल्जास बैक्टेनोव भारत पहुंचे। 110 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और करीब 100 सीईओज और फाउंडर्स इसमें शामिल हुए। किस देश से कौन से जनप्रतिनिधि शामिल हुए उसमें हमने आपको
बड़े नाम आपके सामने दिखा दिए। ये वैश्विक भरोसे की मुहर है भारत के ऊपर, और ये बताता है कि किस तरह से भारत के लिए ये एक मील का पत्थर है और अपॉर्चुनिटी का आसमान भी है। चीन के पास बेशक हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो आगे है हमसे। तस्वीरें आप देखिए, चीन ने अभी, ये 24 घंटे पहले की तस्वीर है जब उन्होंने अपने नेशनल टेलीविजन पर अपने एआई रोबोटिक्स के टेक्नोलॉजी को शोकेस किया है। उनके रोबोट्स ताइक्वांडो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें चाइना से आई है, जरा फुल स्क्रीन देखिए। और मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, इसके लिए भी मैं आपको जरूरी फैक्ट्स भी दूंगा और जरूरी बात भी बताऊंगा, लेकिन किस तरह से वहां के रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ताइक्वांडो और कराटे के मूव्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चीन की टेक्नोलॉजी की ताकत का लोहा दुनिया मानती है, ये बात ठीक है, लेकिन चीन वो भरोसा कैसे पैदा करेगा? दुनिया भर के लिए जिस तरह का भरोसा भारत ने कायम किया है, वो भरोसा चीन कहां से लाएगा? चीन ने अपनी नई ह्यूमनॉइड रोबोट्स की फौज दिखाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। बेशक ये काबिले तारीफ है। ये रोबोट सिर्फ मशीन नहीं बल्कि भविष्य के सैनिक हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, घरेलू मददगार हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन का लक्ष्य इन रोबोट्स के लिए मास प्रोडक्शन शुरू करने का है। ये रोबोट्स न केवल दौड़ सकते हैं बल्कि इंसानों की तरह जटिल काम को भी सटीकता से करते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि आखिर चाइना ये भरोसा कहां से लेकर आएगा जो भरोसा भारत ने पैदा किया है? जब भारत इंटरनेशनल एआई समिट को अंजाम दे रहा है, इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष तकनीकी दिग्गजों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों का जमावड़ा इस बात का प्रमाण है कि भारत ने न सिर्फ तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया है बल्कि दुनिया के लिए भरोसे का एक मुहर बन चुका है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एआई का उपयोग अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए किया जा सकता है, चाहे वो किसानों के लिए सटीक मौसम का पूर्वानुमान हो, भाषाओं के बीच की बाधा को खत्म करने के लिए भाषणी ऐप हो। भारत ने तकनीक का लोकतंत्रीकरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को विकसित भारत की नींव के रूप में देखा जा रहा है। उनके नेतृत्व में भारत ने रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव नीति अपनाई है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोगों को संबोधित किया तो उनके भाषण की 5 बड़ी बातें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। पहली बात, एआई में भय नहीं, भाग्य और भविष्य है। पीएम ने स्पष्ट किया कि दुनिया के कई देशों में जहां एआई को लेकर भय का माहौल है, वहीं भारत इसे भाग्य और उज्जवल भविष्य के रूप में देख रहा है। भारत इसे अपनी विकास यात्रा का अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है। पीएम मोदी ने एआई के लिए एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने कहा कि एआई मॉरल, अकाउंटेबल, नेशनल सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, एक्सेसिबल और वैलिड होना चाहिए ताकि यह केवल डेटा पॉइंट ना बनकर मानवता के कल्याण का जरिया बने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव पीएम की तरफ से आया। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के सामान पर न्यूट्रिशन लेवल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी लेबल होना चाहिए। इससे लोगों को जानकारी मिलेगी कि क्या असली है और क्या एआई द्वारा बनाया गया है, या कि फैब्रिकेटेड है, या प्रोपेगेंडा है, या झूठ है। भारत ने दुनिया की कॉन्फिडेंशियल सोच से अलग हटकर एआई कोड को ओपन शेयर करने की बात कही। पीएम का मानना है कि जब तकनीक सबके लिए खुली होगी तभी दुनिया भर के युवा दिमाग उसे बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे। 5वीं और सबसे बड़ी बात, पीएम ने कहा कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसे युग में हैं जहां इंसान और मशीन मिलकर क्रिएट करेंगे। उन्होंने स्किलिंग और रीस्किलिंग को एक मास मूवमेंट बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी के कार्यकाल शुरू होने के बाद 2014 के बाद तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक
बड़ा बदलाव देखा गया और वो बदलाव अब दुनिया महसूस कर रही है। और अब एक ऐसी खबर जिसका डर पूरी दुनिया को है, उस खबर को जानने की उत्सुकता भी है, जो जाने अनजाने में पूरी दुनिया के ऊपर एक खतरे की तरह है। पेंटागन के गलियारों से लेकर व्हाइट हाउस की मेजों तक केवल एक ही चर्चा है, ईरान से टकराव, ईरान पर सैन्य कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना 22 फरवरी तक हमले के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ईरान को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप के साथ डील कर लेना ही ईरान की भलाई होगी, वरना अंजाम बुरा होगा। ईरान के दरवाजे पर जंग की दस्तक है। सूत्रों का दावा है कि अमेरिकी सेना इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमले के लिए तैयार हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका के हवाई और समुद्री बेड़े की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई बैठक में अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को सेना की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के लिए अंतिम फैसला नहीं किया है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से चर्चा जरूर की है। इससे पहले मंगलवार को ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच जिनेवा में वार्ता हुई। हालांकि वार्ता में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के मुताबिक कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत अच्छी रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर ईरान अमेरिका की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तनाव की सबसे बड़ी वजह है जिनेवा में परमाणु वार्ता का फ्लॉप होना। अमेरिका का मानना है कि ईरान शांति की आड़ में परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। हालांकि अमेरिका की बात पर भरोसा करना कई बार मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अमेरिका ने कई झूठे एलिगेशंस लगाकर कई देशों को तबाह भी किया है। हालांकि खुफिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों को दिखाकर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने तालिगन 2 जैसे परमाणु ठिकानों को मोटी कंक्रीट की परतों के नीचे छिपा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो वो ईरान के साथ डील कर लें या फिर ईरान के साथ आर पार की जंग लड़ें। लेकिन खामनेई भी यहां ठंडा होने की मूड में नहीं है। वो भी पूरी तरीके से अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। खामनेई के भड़काऊ बयान से अमेरिका में भी गुस्सा बहुत ज्यादा है। खामनेई ने कहा था कि ट्रंप के युद्धपोत को समंदर में डुबो कर मारेंगे, और तभी से कहा जा रहा है कि अमेरिका बदले की आग में झुलस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और यह नाराजगी ईरान को भारी पड़ सकती है। खामनेई के भड़काऊ बयान से ट्रंप गुस्सा गए। हालांकि खामनेई ने सिर्फ बयान भी नहीं दिया था, खामनेई ने अमेरिकी सैनिकों का मजाक भी उड़ाया था और कहा था कि उन्हें बोरिया बिस्तर बांधकर खाड़ी से निकल जाना चाहिए, वरना उनके लिए ठीक नहीं होगा। और कहा था कि उनके एयरक्राफ्ट को हम डुबोने की ताकत रखते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान को अब जवाब देने के लिए हमला तय है। युद्ध के लिए अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। जमीन, आसमान और समंदर में हथियार मुस्तैद कर दिए गए हैं। ईरान पर चारों दिशाओं से हमला किया जाएगा। ईरान भी कह रहा है दम है तो हमला करके दिखाओ। अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी की है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाए हुए हैं, दर्जन भर वॉरशिप भेजे हैं, सैकड़ों लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है, बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो विमान भेज दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 50 और लड़ाकू विमान भेजे गए, जिसमें F-35, F-22 और F-15, 16 जैसे फाइटर जेट भी हैं। अमेरिका ने अब तक ईरान की घेरेबंदी के लिए फाइटर जेट्स और समुद्री बेड़ा तैनात कर दिया है। ऐसी तैनाती आज से पहले किसी देश के खिलाफ अमेरिका ने नहीं की। इतना डिप्लॉयमेंट कभी नहीं किया था। जितनी अमेरिका के पास सेना है, उससे आधे के लगभग की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी ईरान के इर्द गिर्द लगा चुका है। अमेरिका अपने सैन्य बल के साथ मैदान पर उतरा हुआ है, लेकिन ईरान भी खामोश नहीं है। ओमान की खाड़ी में ईरान और रूस जॉइंट वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यह अभ्यास अमेरिका की आंखों में चुभ रहा है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर पहली गोली चली तो होर्मुज को बंद करके अमेरिकी वॉरशिप्स को यहीं डुबाएंगे और दुनिया भर के ऑयल सप्लाई को चोक कर देंगे, जिससे दुनिया भर की ऑयल मार्केट हिल जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों को कैसे नॉर्मल करेंगे, ईरान की इस चुनौती को कैसे सॉल्व करेंगे, और क्या वो ईरान पर अटैक करेंगे या मैक्सिमम प्रेशर की नीति पर चल रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर आएगी। खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। इंडिया बोल रहा है में इतना ही।
ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार, अपने कनेक्ट टीवी पर, डिजिटल टीवी पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।